हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि आत्महत्या से कैसे बचें। आपको सुनकर ये हैरत होगा कि हमारे देश में 2021 में 12 सुसाइडल केस हुए प्रति 1 लाख में, जो कि बहुत ज्यादा है। इसी तरह से 2021 में 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या करके अपना जान गंवा दिया। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुषों के द्वारा आत्महत्या ज्यादा की जाती है। दोस्तों, आत्महत्या होता क्या है? यह एक अप्राकृतिक मृत्यु है। अप्राकृतिक मृत्यु मतलब क्या होता है? जैसे पंखे से झूल करके आत्महत्या करना, पानी में डूब के मर जाना, ऊंची बिल्डिंग से कूद करके आत्महत्या कर लेना, जहर खा लेना। जैसे हाल के दिनों में बहुत सारी महिलाओं ने सल्फास खा करके आत्महत्या कर ली। तो ये सभी जो मृत्यु हुई है वो अप्राकृतिक मृत्यु है, अननेचुरल डेथ है। और आत्महत्या में एक दूसरा जो तथ्य है, दूसरी जो विशेषता है कि वो व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होता है। और तीसरा फैक्टर है कि उस आत्महत्या करने के कुछ कारण होंगे, और इसमें आत्महत्या करने वाला व्यक्ति या तो सुसाइड नोट में लिखता है या विवेचना के दौरान पता लगता है कि उसने आत्महत्या क्यों किया। जैसे मैं जब रायपुर में पदस्थ था 1999 में, तो एक नवापाड़ा थाना में एक महिला के द्वारा सल्फास खा करके आत्महत्या कर ली गई थी। जब मैंने उस महिला के रिश्तेदारों से, नातेदारों से पूछताछ किया तो पता चला कि उस नवविवाहिता महिला ने इस कारण से आत्महत्या कर लिया क्योंकि वो काली थी और उसका हस्बैंड गोरा था। तो बात बात में ससुराल वाले उसको काली कलूटी कह करके चिढ़ाते थे, और जिसके कारण से वो व्यथित होकर के उसने सल्फास खा करके आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति या तो आप स्वतः कारण लिखता है सुसाइड नोट में, या विवेचना के दौरान पता चलता है कि आखिर उस व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों किया। कुछ मामले में यह जानकारी हासिल नहीं हो पाती है, जिसकी तादाद 5 से 10% होगी, कि आखिर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों किया, उसका रीजन क्या है। दोस्तों, हमारे देश में आत्महत्या करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो 2019 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 32% लोगों ने फैमिली प्रॉब्लम या डिस्प्यूट के कारण से आत्महत्या किया। अब फैमिली प्रॉब्लम क्या होता है? या तो पति पत्नी का विवाद होगा, मारपीट होगा, केस मुकदमा होगा, या यह भी हो सकता है कि मां बाप को पति पत्नी प्रताड़ित कर रहे हो, जलील कर रहे हो। एक और कारण हो सकता है कि चूंकि हमारे देश में अब संयुक्त परिवार की प्रथा टूट रही है और न्यूक्लियर परिवार बन रहा है, जिसमें पति पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। तो परिवार जिस तरह से खंडित हो रहा है, एकाकी बन रहा है, उसका प्रभाव सुसाइड के बढ़ते रफ्तार पर भी पड़ रहा है। अभी आपने अखबारों में देखा होगा कि लगभग 4 करोड़ से ज्यादा केस विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। और इसका कारण क्या है? बहुत सारे मामले जमीन संबंधी विवाद हैं। लोगों की उम्र गुजर जाती है, 20-20 साल लग जाते हैं, तब भी न्यायालय से निर्णय नहीं हो पाते हैं, और इसके कारण से फ्रस्ट्रेट होकर के लोग आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा समाज एक असमान समाज है, जहां पर कि कुछ लोगों को तो सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ लोग 2 जून रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। नीचे के जो 20% लोग हैं, उनके पास 2 जून खाने का भी व्यवस्था नहीं रहता है। प्रतिदिन वो कमाते हैं और प्रतिदिन खाना खाने की जुगाड़ करते हैं। तो वहां पर हेल्थ सुविधा, या अगर कोई बीमारी हो गई तो उसको इलाज की सुविधा, वो एकदम ही सेकेंडरी
स्थिति हो जाती है, लोग अपनी इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण से 17% लोग ऐसे हैं जो लंबी बीमारी कारण से आत्महत्या कर लेते हैं। इसी तरह से दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे देश में करीब 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दारू का सेवन करते हैं, और उसमें 5% लोग तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से अल्कोहल डिपेंडेंट हैं कि अगर उनको दारू नहीं दिया जाए समय पर तो वो छटपटाने लगते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। और उसी तरह से करीब 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार के ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्रग एब्यूज या अल्कोहल एडिक्शन के कारण भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लव अफेयर में फेल हो जाना भी एक कारण है, परीक्षा में फेल होना यह भी कारण है, सोशल प्रेस्टीज में डाउन हो जाना यह भी एक कारण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ में किसी लड़की ने झूठे बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा दिया, अब वो समाज से पूरी तरह से बहिष्कृत हो गया और फ्रस्ट्रेशन में वह आत्महत्या कर लेता है। इसी तरह से ऋणग्रस्तता, जैसे कि महाराष्ट्र के और खास करके विदर्भ के किसानों के द्वारा पिछले 5-10 सालों में सैकड़ों की तादाद में आत्महत्या की गई है, और उसका कारण क्या है कि उन पर ऋण का बोझ हो जाना, जितना खेती में लागत लगना उससे कम आय होना, और जो ऋण का जो अमाउंट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना, और जिसके कारण से फ्रस्ट्रेटेड होकर के वो आत्महत्या कर लेते हैं। कभी कभी तो पूरे परिवार के लोग आत्महत्या कर लेते हैं एक साथ, सामूहिक आत्महत्या। दोस्तों, इसी तरह से पुरुषों में नपुंसकता होना या महिला में बांझपन होना यह भी एक कारण है आत्महत्या करने का। बेरोजगार होना, कोई आमदनी का स्रोत नहीं होना, इसके अलावा कैरियर प्रॉब्लम होना कि जो हम चाह रहे हैं, जीवन में ऊंचाई प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार हम एग्जाम में फेल कर रहे हैं। बहुत सारे SC ST के बच्चे जब एम्स में या बड़े इंस्टीट्यूशन में दाखिला उनको मिलता है रिजर्वेशन के आधार पर, वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। और ऐसा भी उदाहरण आया है कि जहां पर कि उन्होंने कुछ विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर लिया। तो बहुत सारे फैक्टर हैं आत्महत्या करने का हमारे देश में, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है फैमिली डिस्प्यूट, माने पारिवारिक समस्या, जिसमें कि पति पत्नी के बीच में विवाद हो सकता है, पति पत्नी का माता पिता के साथ हो सकता है, पति पत्नी का परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, रिश्तेदार नातेदारों के साथ हो सकता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, झगड़ा फसाद हो सकता है। और जिस तरह से हमारे समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्त हो रही है और एकल परिवार अब कायम हो रही है, उससे भी आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्योंकि लोग एकांकी हो गए हैं। और उसके बाद में लंबी बीमारी, जिसकी तादाद लगभग 17% हमारे देश में, तंग आकर के इलाज की सुविधा ना होना, दर्द से परेशान हो जाना और फ्रस्ट्रेशन में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, विश्लेषण में यह भी पाया गया कि हमारे देश में 66% ऐसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं जिनका की एज ग्रुप 18 से लेकर 45 साल है। तो यह सबसे बड़ा वुल्नरेबल ग्रुप है, और यही ग्रुप हमारे देश के बेहतर भविष्य का आधारशिला भी है। एक और अन्य विश्लेषण से यह पता लगा कि लगभग 4% लोग ही हैं ऐसे जो ग्रेजुएट या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त किए जो आत्महत्या कर रहे हैं। बाकी सारे जो लोग हैं 96% हमारे देश में, वो या तो अशिक्षित हैं या उनका शिक्षा दीक्षा मिडिल स्कूल तक हुआ है या अधिक से अधिक वो मैट्रिक पास हैं। तो नासमझी के कारण से भी अधिकतर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। दोस्तों, क्षेत्रवार विश्लेषण से यह पता चला कि हमारे देश में सबसे ज्यादा दिल्ली में लोग आत्महत्या करते हैं, उसके बाद चेन्नई में, उसके बाद बेंगलोर में और उसके बाद मुंबई में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ज्यों ज्यों हमारे देश में अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है, त्यों त्यों
उन क्षेत्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्योंकि लाइफ अब सिंपल नहीं रह गया, लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गया है। और सबसे बड़ी जो तथ्य सामने आया है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है हिंदुस्तान में, लेकिन वहां पर आत्महत्या की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि बिहार में चूंकि शहरीकरण सबसे कम हुआ है, अधिकांश जनता, लगभग 90% जनता गांव देहातों में रहती है, उनका जीवन सामान्य ढंग से चलता है। वहां अभी हाल में मैं गया था बिहार, तो वहां देखा कि जो सब्जी, परवल सब्जी जो 12 रुपए किलो वहां मिलता था, वो इंदौर में 60 रुपए किलो मिलता है। तो ज्यों ज्यों शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जाती है, त्यों त्यों जिंदगी कठिन होता जाता है। अगर आपको शहर में रहना है तो एक कमरे का भाड़ा इंदौर में 3,000 रुपये प्रति महीना है, जबकि वही कमरा आपको बिहार में 500 रुपये मिल जाएगा, 400 रुपये में मिल जाएगा। तो ज्यों ज्यों जिंदगी कॉम्प्लेक्स होती जाती है, जिंदगी की समस्याएं भी बढ़ती जाती है, और जो व्यक्ति बेरोजगार हैं, जिनको निश्चित आय के स्रोत नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन में आत्महत्या कर लेते हैं। अब सवाल उठता है कि दोस्तों, कैसे हम आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकें, उसको कैसे कम करें? पहला उत्तर है कि समाज में जिस तरह से आइसोलेशन, मन अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि एक ही शहर में, एक ही मोहल्ले में रहने के बावजूद हम एक दूसरे को नहीं जानते, हमारा सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, उसको खत्म करना होगा। जापान के ओकिनावा द्वीप में करीब ऐसे 20% लोग हैं जिनकी उम्र 100 से लेकर के 120 साल है, और उसका कारण है कम्युनिटी लिविंग। अन्य कारण भी हैं, लेकिन परस्पर लोगों में इंटरेक्शन होना, 2-3 घंटे शाम के समय में मोहल्ले के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर के आपस में बातचीत वार्तालाप करते हैं, साथ में खेलते हैं, मिलते जुलते हैं, अपनी समस्याओं को दूसरे से शेयर करते हैं। हमारे देश में जब से अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा हो गई है, लोग दूसरे से कटते जा रहे हैं, तो इसे कम करना होगा। दूसरा कारण है ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। दोस्तों, हमारे देश में जो मेंटल हॉस्पिटल है उनकी तादाद बहुत ही कम है। अभी तो देश में हॉस्पिटल की संख्या ही बहुत कम है, और इसका जीता जागता उदाहरण है पेंडेमिक कोरोना, जिसमें कि हजारों लाखों लोग इलाज के अभाव में मारे गए। तो जो भी व्यक्ति यहां पर मेंटल प्रॉब्लम से गुजर जाता है, जैसे कि अनिद्रा होना या हेलुसिनेशन हो जाना, मतिभ्रम होना, पागलपन का दौरा चढ़ना या मिर्गी का दौरा चढ़ना, तो उनका समुचित इलाज पैसे के अभाव में नहीं हो पाता है। और हमारे देश में अभी मेंटल हॉस्पिटल की तादाद भी बहुत ही कम है, और जिसके कारण से भी उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है, और इससे फ्रस्ट्रेट होकर के वो आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, 32 साल के पुलिस जीवन में मैंने देखा कि अधिकांश महिला सल्फास खा करके आत्महत्या कर लेती थी। तो हमें यह देखना होगा कि सल्फास या इस प्रकार के पदार्थ जो शहर में इजीली अवेलेबल हैं, उन पर बंदिश लगाना होगा, ताकि कोई उसका दुरुपयोग नहीं करे। इसके अलावा शहरों में, देहातों में, गांव में, कस्बों में मेडिटेशन का क्लास, योगा का क्लास लगाना होगा। मेडिटेशन मतलब ध्यान के किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, यौगिक एक्सरसाइज करवाना, उससे मानसिक जो विचलन होता है उसमें कमी आती है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसमें कमी आती है, और एक सकारात्मक भाव पैदा होता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आत्महत्या कब करता है? जब उसमें निगेटिव भाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर उसको कोप अप करने की क्षमता नहीं रखती है, तब वो व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो हमें उसमें पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करवाना है, और उसके लिए मेडिटेशन और यौगिक एक्सरसाइज जरूरी है। दोस्तों, कभी कभी जो प्राकृतिक जो विपदाएं आती हैं, जैसे कि भूकंप हुआ या सुनामी आ गया या ज्वालामुखी फट गया या तूफान आ गया, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और उनके पास में खाने पीने का भी सामान नहीं होता है।
हमारी सरकार की सबसे प्राथमिकता होना चाहिए कि जब भी इस प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़ के समय में अभी पाकिस्तान में लाखों लोग बेघर हो गए, तो हमारी सरकार की सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है वो है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स करना, और हम किस द्रुत गति से रिलीफ लोगों को देते हैं या उनको रिहैबिलिट करते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि आत्महत्या का फ्रीक्वेंसी कितना कम हुआ। जब समाज में हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं, या किसी देश का अगर अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाता है, मान लीजिए कि प्राइस राइज इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों के पहुंच से वो बाहर हो गया, वो सामान नहीं खरीद सकते, तो ऐसी स्थिति में भी लोग आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हैं। क्लाइमेटिक चेंज हो जाना, वातावरण में परिवर्तन होना, यह भी आत्महत्या का कारण है। और हमें मालूम है कि इतिहास में बहुत सारी सभ्यता समाप्त हो गई क्लाइमेटिक चेंज होने के कारण से, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने के कारण से वहां पर सूखा पड़ गया, पूरा इलाका रेगिस्तान हो गया, लोगों को वहां से भागना पड़ा, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर लिया, तो उनके पास में एक निश्चित आय का साधन नहीं रह गया। तो यह भी एक कारण है आत्महत्या करने का। और इसमें हमारे देश का, हमारे राज्य की सरकारों का यह पहली जिम्मेवारी है कि जब भी इस प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं आती हैं तो हम डट करके उसका मुकाबला करें और लोगों को त्वरित राहत दिलाएं। दोस्तों, अभी पेंडेमिक कोरोना के दौरान आपने देखा कि बहुत सारे जो मजदूर वर्ग के लोग थे उन्होंने आत्महत्या कर लिया। हालांकि गवर्नमेंट ने मनरेगा कार्यक्रम के तहत में बजट को डबल कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लिए क्योंकि उनके पास में एक निश्चित रोजगार के साधन नहीं थे, निश्चित आमदनी नहीं था। तो आखिर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि हमें अपने संसाधन को मजबूत करना होगा, हमारा जो स्वास्थ्य का ढांचा है उसे और बढ़ाना होगा, हमें एजुकेशन के स्तर को और बढ़ाना होगा ताकि हर एक व्यक्ति हमारे देश में एजुकेटेड हो जाए। क्योंकि अभी हमने जो डाटा बताया उसमें सिर्फ 3.7% लोग ऐसे थे जो ग्रेजुएट या उसके ऊपर शिक्षित हो, उन्होंने आत्महत्या किया था। बाकी लोग ऐसे थे जो या तो अशिक्षित थे या मैट्रिक पास थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अज्ञानता एक बहुत बड़ा कारण है आत्महत्या करने का। तो हमारे देश को बेहतर शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है और सबसे बड़ी जरूरत है कि एक इक्विटेबल सोसाइटी की व्यवस्था करना। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे समाज की व्यवस्था करना जहां पर कि हर एक व्यक्ति को मिनिमम आवश्यकता की पूर्ति हो। और आज जो स्थिति है वह क्या है कि 1% जो टॉप के जो लोग हैं उनके पास में हमारे देश के कुल 22% संसाधन हैं, और टॉप के जो 10% लोग हैं उनके पास में हमारे देश के कुल 57% इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, और जो बिलो 20% हैं उनके पास में कोई ड्यूरेबल एसेट्स नहीं है। तो इस विषमता को खत्म करना होगा और तभी हम आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को कम कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा कैसा लेक्चर रहा? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट से हमें अवगत करावें, और कोई अन्य विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी बतावें, मैं शीघ्र उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।